हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 11 का। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ था, आप लोगों की कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या आप लोगों का सिलेबस है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके मन में जो सबसे बड़ा डर है इंग्लिश का, उसको किस तरीके से खत्म करना है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने तो फॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं भरा कि इसके अंदर इंग्लिश है, और ये आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। जब आपको रियलिटी पता चलेगा तो आप कहोगे कि यार मैंने गलती कर दी, मेरे को फॉर्म भरना चाहिए था। इसकी इंग्लिश जिस तरीके की आती है, मैं कह रहा हूं अगर आपको इंग्लिश बहुत कम भी आती है ना, बिल्कुल बहुत कम भी, तब भी आप बड़े अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। मेरा कभी बहुत बड़ा वास्ता नहीं रहा, ना मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं। उसके बावजूद भी मैंने कभी एसएससी की तैयारी नहीं की, उसके बावजूद भी मैंने पेपर क्लियर कर लिया था। अब आप सोच के देखिए कि मेरा क्या लेवल। मैं रेलवे की ही तैयारी कर रहा था, और रेलवे की तैयारी में ही लास्ट टाइम पे लगभग हफ्ता 10 दिन मैंने इसकी तैयारी की होगी, और उस हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इतने अच्छे से इंग्लिश कर ली थी कि मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा काम हो गया। मैंने बहुत डेप्थ में नहीं की थी, सिर्फ चीजें जो करनी है उसकी अगर आपको गाइडेंस पता चल गई तो आप एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसको बहुत आसान एग्जाम है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस सीट का रहता है कि भाई कभी सीट ज्यादा आती है, कभी कम आती है। तो हाँ, सीट्स का खेल हमेशा रहता है। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो रेलवे वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, अगर आपकी ब्रांच थोड़ी सी तैयार हो तो, या आपकी बैकग्राउंड रही है तो। दूसरी चीज, अगर आपकी ब्रांच बहुत अच्छी भी नहीं है और आपके मन में है कि मैं फॉर्म फिल करूं, तो एक बेनिफिट ये मिल जाता है कई बार, क्योंकि इसमें पहला पेपर पूरी तरीके से नॉन टेक है। तो नॉन टेक में बच्चे कौन निकलते हैं? सीजीएल की तैयारी करने वाले। ज्यादातर बच्चे सीजीएल की तैयारी करने वाले या रेलवे की तैयारी करने वाले निकलते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो लड़के क्वालिफाई करेंगे वो बहुत बड़े धुरंधर होंगे, वो सब आपके भाई ही होंगे। समझ आ रही है? जैसे आप हो वैसे ही वो होंगे। तो कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, ये मत समझना कि भाई साहब इसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, या बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जिससे कि आपसे बहुत ज्यादा आगे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मन में जरा सा भी है फॉर्म फिल करने का, तो आप फॉर्म फिल जरूर से जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं सिलेबस डिस्कशन की, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से निकाला। उससे पहले आप देखिए, ये मेरी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट है उस समय का। ये आप लोग देख पाएंगे यहां पर। मैंने रोल नंबर तो यहाँ पे हाइड किया हुआ है आप लोगों के सामने। ये पहले का ही स्क्रीनशॉट है जो हाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर डिटेल्स। इसकी जो आंसर की है वो नहीं आती है, डायरेक्टली रिजल्ट आता है। समझ आ रही है? आंसर की आप ढूंढना भी मत। हाँ, लेकिन अगर आपका मन हो कि पेपर कैसा आता है, आप सर्च करना डीआरडीओ बाई वीआईपी गुरुजी, आपको समझ आएगा। उस पर हमने एनालिसिस भी कराया हुआ है। इवन मैकेनिकल के तो 96 के 96 क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। जो आए थे 100 में से 96 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, क्योंकि मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी। तो आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको 96 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, शायद पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं ना मिले। समझ रहे हो? ये स्क्रीनशॉट जो है थोड़ा सा आपको धुंधला भी दिख सकता है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो अब जो है मुझे यही स्क्रीनशॉट मिला है तो मैंने यही लगाया है। आप देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम है गुरबचन सिंह, और कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी क्लास में, और पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैंने इसमें हाइड की हुई है। इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आपको कुछ इस तरीके का डीआरडीओ की तरफ से मिलता है कि प्रिय मिस्टर गुरबचन सिंह। और ये वाला मैसेज शायद हमें जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसकी फॉर्म में भी मिलता है कि आपका सीवीटी 1 क्लियर हो गया है। और यहाँ पे तो मिलता ही मिलता है कि टीयर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर आप लेवल 2 यानी कि टायर 2 की परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चयनित किए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट को निरंतर रूप से परीक्षा की स्थान एवं अन्य शर्तों के लिए देखते रहें, जो कि शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस विषय में अलग से शीघ्र ही प्रदान की जाएगी। यानी कि जब आप प्री क्लियर करेंगे, देखिए इस एग्जाम का प्री क्लियर करना पहले बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्री क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप किसके लिए जा सकते हो? प्री क्लियर होगा तभी मेरे प्यारे बच्चों आप क्वालिफाइड हो सकते हैं मेंस के लिए। प्री क्लियर है नहीं, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, आपने मैथ्स पढ़ी नहीं, रीजनिंग पढ़ी नहीं, और इसके अलावा साइंस पढ़ी नहीं, इंग्लिश पढ़ी नहीं,
तो कैसे आप सेकंड पेपर कैसे दोगे? पहले आपको यहां तो क्लियर करना पड़ेगा ना। और यहां इसमें सारे के सारे अगर सीजीएल वाले बच्चे और रेलवे वाले बच्चे ही घुस गए तो आप सोच के देखो, तो फिर मैकेनिकल का कंपटीशन तो टफ हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैकेनिकल की कट ऑफ अच्छी तो बहुत रही है, हमेशा ही अच्छी खासी रहती है कट ऑफ, लेकिन फिर भी उतनी तगड़ी नहीं गई थी। हमारे टाइम पे कट ऑफ थी शायद 68 के करीब, 100 में से आउट ऑफ 100 68 या 69 के आसपास थी। ऐसे ही मुझे कुछ ध्यान है, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इतनी ही थी कट ऑफ, तो कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं कही जा सकती है। अब आओ यहां पर जो आप लोगों का सिलेबस है उसको हम यहां पर अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके का आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं डीआरडीओ सेप्टम के लिए जो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको डीआरडीओ से रिलेटेड मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जो आप कहोगे उसकी वीडियोस मैं बना के आपको जरूर से जरूर दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ, डीआरडीओ वालों के साथ शेयर कर देना है। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरी है, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और आगे मैकेनिकल वालों के लिए भी मैं गाइडेंस दे दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा जो काम है वो अभी प्री के बारे में बात करने का है। तो ये है हमारा सीबीटी 1। ये आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150 क्वेश्चंस। टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट का। कितने? 150 क्वेश्चंस, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। और 2 घंटे का समय 150 क्वेश्चंस के लिए इनफ है। लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह है कि मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आएंगे। इन दोनों को करने में ही आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय इसी में निकल जाएगा आपका। बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। अच्छा, आप इस सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। आप कहोगे कि भैया कि इंग्लिश कैसी आती है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं आती है, वो भी मैं सारी बताऊंगा आपको। पहले आप देख लीजिए कि हमारा जो पैटर्न है डीआरडीओ सेप्टम 11 2026, ये पैटर्न है एसटीए का, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बीएससी वाले भी इस फॉर्म को फिल करते हैं, बीटेक नॉट अलाउड होता है। तो अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसके एग्जाम पैटर्न को देखिए। 2 एग्जाम इसमें दिए हैं कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2, या टायर 1 टायर 2। जो टायर 1 है उसके अंदर जर्नल साइंस आपकी 40 नंबर की आएगी। अब आप कहोगे ये जर्नल साइंस कौन सी आएगी? तो वो जो आप लोग रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी सेम टू सेम वर्डिंग के साथ आपको यहां छपी हुई मिलेगी। मैं आपको बता दूं, जो आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो वही सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। और रेलवे की क्लासेस आप लोगों की 27 दिसंबर से हम लोगों ने बिल्कुल 0 से स्टार्ट की है, और 1 जनवरी से हम लोगों का टारगेट डे 1 स्टार्ट होने जा रहा है। या आप वीडियो देख रहे हो उस समय तक स्टार्ट हो गया हो, तो 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या? टारगेट डे क्लासेस। और मैं आपको बता दूं, आपका 90%, वो 90 कह रहा हूं, 80% के आसपास जो सिलेबस है वो आप लोगों का इसी से मैच करता है। पूरा पूरा रेलवे मैथ्स जो है, जो आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो उससे एक्स्ट्रा एक शब्द नहीं पढ़ना आपको। जो रेलवे में पढ़ रहे हो वही यहां पे आता है। रीजनिंग जो आप अभी अपने रेलवे एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, सेम टू सेम वही चीज आपको देखने को मिलेगी। साइंस तो मैं कह रहा हूं पूरी एनसीईआरटी से छप छप के आएगी। केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर हो, एसिड एंड बेस हो, या कुछ हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहीं से देखने को मिलेंगी। इसलिए आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको डीआरडीओ के एग्जाम के लिए सिर्फ एक चीज की चिंता करने की जरूरत है, वो है इंग्लिश। अगर उसकी भी आपको गाइडेंस मिल जाए सिर्फ, तो कवर तो आप कर ही लोगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। किताब में भी क्या पढ़ना है अगर ये पता चल जाए तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर लो। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि इसका साथ मत छोड़ना। कहने का मतलब ये है, ये जो चीजें हैं आपकी जर्नल साइंस और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का मैथ्स और आपका रीजनिंग, इसका पीछा तो छोड़ना ही मत, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। अब बात करते हैं ये जो 30 नंबर है इसका कैसे काम होगा। तो इसका कैसे काम होगा, अगर आप हमारे साथ मान लेते हैं टारगेट क्लासेस में जुड़े हुए हो, तो इसकी तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी डीआरडीओ की भी तैयारी हो गई और पेपर लगभग लगभग तभी होगा। आप ये मान लीजिए
पेपर जब आपके एएलपी सीबीटी 1 चल रहा होगा उसी समय के आसपास आपको डीआरडीओ का पेपर भी देखने को मिलेगा, अगर जल्दी हुआ तो। और लेट हुआ तो पता नहीं कब पेपर होगा, कई बार बहुत लेट भी हो जाता है। लेकिन सीबीटी 2 जो है वो सीबीटी 1 के बहुत जल्दी हो जाता है। सीबीटी 2 का जो पेपर है वो जल्दी ले लेता है, उसमें तैयारी का ज्यादा समय नहीं देता। लेकिन जो सीबीटी 1 का पेपर है वो कई बार बहुत लेट होता है। तो जर्नल साइंस तो आपकी वहीं से टारगेट क्लासेस जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जो आपका बैच है ओनली 399 रुपीज का, उसी के अंदर आप लोगों को जर्नल साइंस कवर हो जाएगी, मैथ्स कवर हो जाएगी, रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो आपका 120 नंबर तो कवर हो गया, 150 में से 120 नंबर तो वहीं से कवर हो गया। अब आपको करना है तो सिर्फ इन 30 पे बात करनी है, इन 30 पे बात करनी है जो इंग्लिश के हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी यहां जो इंग्लिश आती है मेरे प्यारे बच्चों डीआरडीओ में, मैं कह रहा हूं कि मेरी इंग्लिश की बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं थी, उसके बावजूद भी पेपर इतना आसान था, इतना आसान था कि एक बच्चा भी कर लेगा। दो तो उसमें पैसेज ही थे और वो पैसेज इतने आसान थे कि मैं अगर आपसे कहूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया करके उन्होंने दिया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बताया, एक्यूआई इंडेक्स के बारे में बताया, और बाद में दिल्ली स्पेस मारा और पूछा दिल्ली स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया आपको भरना है उसमें। मतलब इतना आसान। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, वो इतने आसान थे, इतने आसान थे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको बस रूल्स भी पता है, रूल्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस तरीके से चेंज करते हैं, अगर वो चेंजिंग के रूल भी पता है जो आप 10 मिनट में सीख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक वीडियो देखनी है, आपको चेंज करने के रूल आ जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बेसिक भी पता है तो भी आप कर लोगे। सेंटेंस को फ्रेम करना, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उसको आपको क्या करना है, वही सेंटेंस है पूरा, बस उसको आपको लगाना है आगे पीछे करके। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत आसान सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा आपको। अपोजिट वर्ड में, एंटेनियम सिनोनियम में भी इतने आसान आसान वर्ड देगा जो आपने आम जिंदगी में सुने होंगे। ऐसा पहले हुआ है, अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले इतना ही आसान इंग्लिश आती थी। इंग्लिश का डीआरडीओ का अब तक जो मैं मतलब समझाऊं वो इतना ही समझाऊं कि डीआरडीओ सिर्फ ये चाहता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज इंग्लिश की है या नहीं है, वो सिर्फ इतना सा जानना चाहता है, बाकी कुछ नहीं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई रेलवे वाला बच्चा या एसएससी वाला बच्चा है तो क्या वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता? एसएससी वाले बच्चे तो इसका धुआं उड़ा देंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अगर कोई एसएससी का बच्चा है तो इस पेपर को बड़े हल्के में उड़ा सकता है, कुछ नहीं करना है। और अगर रेलवे वाला बच्चा भी है तो हार ना माने, अभी इंग्लिश को ना देखे, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी उसका टाइम मिले 1 घंटे में 1.5 घंटे में एक्टिव पैसिव क्लियर कर ले, फिर टाइम मिले किसी अगले दिन तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर कर ले, थोड़े से सेंटेंसेस के बेसिक्स देख ले, और इसके बाद एंटेनियम सिनोनियम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, कहां से आ जाएंगे कुछ पता नहीं। और बाकी जब आसान आएंगे तो आप करेंगे ही करेंगे। एक्टिव पैसिव कैसे करने, वो एक्टिव पैसिव कह रहा हूं, जो पैसिज है वो कैसे करना है वो तो आप कर ही लोगे। तो दो तो पैसिज ही आ जाते हैं, ये दो तो पैसिज ही दे देता है 5-5 क्वेश्चंस के, तो 10 क्वेश्चंस तो उसके वैसे ही हो जाते हैं। और बाकी आपको फिल इन द बैलेंस, फिल इन द बैलेंस क्या आता है कि भाई साहब मैंने जैसे बताया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या आएगा वहां पर, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वोज आएगा, इस तरीके से भरने के लिए दे देता है। तो बहुत आसान इसकी इंग्लिश आती है, तो इतना घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आपको समझ आई। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई कर लिया तो इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे। क्या होगा, इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स वाला जो पार्ट है वो सिर्फ ये है। टायर 2 में उन्होंने 2 स्टेप बताए हैं कि पहला स्टेप जो है पार्ट 1, उसमें पर्सनालिटी टेस्ट होगा 20 मिनट्स का ओनली, और ये नोट टू बी कंसीडर्ड है, यानी कि ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या बोला रहे हैं? तो इस पे लिखा है कि नोट टू बी कंसीडर्ड। क्या लिखा है? नोट टू बी कंसीडर्ड। ये मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है एसटीएबी के लिए, इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं था, एसटीएबी के लिए नहीं था। ठीक है, उनके लिए होता था, तो उनका तो ट्रेड वहां पे होता है टेस्ट, जाके वहां पे उनसे कुछ चीजें पूछी भी जाती है प्रैक्टिकली, लेकिन आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, या जिस तरीके से भी लेंगे वो
ये आपका होगा, लेकिन इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो पूरी मेरिट बननी है वो आपकी ब्रांच से बननी है। तो आपका जो सबसे मेन एम है वो पहले इसको क्वालिफाई करना है। जब आप इसको क्वालिफाई करके आपके पास जिस तरीके का मैसेज मैंने दिखाया, ये वाला मैसेज आ जाएगा कि भाई साहब आप चुन लिए गए हो सीवीटी 1 को क्लियर करके, तो मेरे प्यारे बच्चे ये देख लिखा हुआ है ना, अनंतिम रूप से टीयर 2 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए चयनित, ये लिखा हुआ है प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2। जब आप टायर 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे तब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका रोल जो होगा मेरिट में वो इस चीज का होगा, और ये आपकी ब्रांच के क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपकी ब्रांच है, चाहे वो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से आएंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से आएंगे, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो शायद 3 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा जेईई बनना चाह रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी एएलपी टेक जेईई का जो सिलेबस है आप देख लीजिए, वही सब चीजें जो मैथ्स रीजनिंग साइंस है वही आपको एएलपी में देखने को मिल रही है, मैथ्स रीजनिंग साइंस है वही टेक्नीशियन में देखने को मिल रही है। आरआरबी जेईई मैथ्स रीजनिंग साइंस, सिर्फ जीके ने हटा दी है इस बार। सेप्टेम 9 में जीके भी थी, अब जो है सेप्टेम 10 में भी शायद जीके थी, 24 क्वेश्चंस थे उसके। लेकिन हमारे टाइम में 150 क्वेश्चंस का होता था, 150 क्वेश्चंस का। हमारे टाइम में 30-30 क्वेश्चंस आते थे सबके सेप्टेम 9 में। सेप्टेम जो 10 हुआ उसमें 24-24 क्वेश्चंस थे सबके, 120 क्वेश्चंस का था। इस बार उसको हटा दिया पूरा और 40-40 क्वेश्चंस यहां पे कर दिए, और ये जो पेपर है ये आप लोगों का 150 क्वेश्चंस का 120 मिनट में कर दिया। कितना क्वेश्चंस? 150 क्वेश्चंस 120 मिनट में कर दिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं, सारा का सारा खेल स्पीड का रहेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चंस मैथ्स के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन साइंस के करने में, साइंस में न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान रखना, इसमें साइंस में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बायो भी आती है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब आता है, जैसा रेलवे में आता है वही सब यहाँ पे आता है। तो अगर आपने रेलवे की तैयारी कर ली, यानी कि अगर आप टारगेट क्लासेस से जुड़े हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना है। उसके लिए भी अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो निश्चित तौर से मैं गाइड करूंगा, ये मैं कह रहा हूं। और फीस भी ओनली 399 रुपीज है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। बाकी मैं चीजें आप लोगों को बता दूं। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाह रहे हैं, आपका मन है, तो आप निश्चित तौर से टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इस समय पे ऑफर चल रहा है, तो 299 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। कोड जो है वो GSP10 आप यूज कर लीजिएगा, आपको सस्ते में देखने को मिल जाएगी। ये आप लोगों का है। सिलेबस के बारे में ऑफिशियली यही बताया गया है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 है और ड्यूरेशन जो है 2 घंटे की मिलेगी। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग जो है वो 1/4 की होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। रेलवे में 1/3 की होती है, यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बारे में इन्होंने बताया गया है कि आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 की होगी। और यहाँ पर देख लीजिए, ये सीबीटी जो है 2, उसमें पार्ट 1 होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। ये टेस्ट विल बी ऑन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स का होगा। और जो पेपर 2 होगा वो भी 2 घंटे का होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की चीजें हैं। तो ये चीज आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भैया इन डेप्थ आप इस चीज पे वीडियो बना दो कि मैथ्स कैसा आता है, साइंस कैसी आती है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप जाइए, जाके सर्च करिए VIP गुरुजी DRDO सेप्टेम। आपको एग्जाम की बाहर हम लोग एनालिसिस कराते हुए मिल जाएंगे, तो आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा वहां से। मैकेनिकल के क्वेश्चन देख लें तो भी आप सर्च कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ओनली 399 के अंदर अगर आप GSP 50 कोड लगाएंगे तो आपको इस समय पे न्यू ईयर ऑफर में ये फीस 399 में मिल जाएगा। यूज करना GSP 50। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने कोड लगाया GSP 100, हमारा अगर कोई पहला बैच आपने परचेज किया हुआ है तो GSP 100 लगाना, आपको ये उससे भी सस्ते में मिल जाएगा 349 के अंदर। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो अपने जो डाउट्स हैं उनको नीचे लिख दीजिएगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो अभी बैच ज्वाइन करने की बात हो रही है, तो उसमें DRDO सेप्टेम में हम लोग वो रेलवे का बैच है, तो उसमें आपका मैथ्स रीजनिंग साइंस कवर हो जाएगी।
इंग्लिश के लिए मैं गाइड कर सकता हूं, आपको प्लेलिस्ट बता सकता हूं, करना आपको ही पड़ेगा सब कुछ उसमें। मैं उसमें कुछ स्पेशल नहीं करूंगा, और कोई किसी और टीचर के पास भी जाओगे तो वो भी कुछ स्पेशल आपको नहीं करवाएगा इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको ही करना पड़ेगा जो करना है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जुड़ना चाहें तो हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप डी में भी सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे। एएलपी में भी आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं बच्चों के रिव्यूज हैं एएलपी में जिन्होंने सेलेक्ट हुए हैं, ये उनके रिव्यूज हैं। एक दो नहीं, ना जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, ये सब सिलेक्टेड है क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े थे। हम लोग लिमिटेड पढ़ते हैं, फालतू नहीं पढ़ते हैं दुनिया भर का कंटेंट। हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पढ़ते हैं और उसी के दम पे सिलेक्शंस लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।